the second video of hemolytic anemia, and in this video we will cover sickle cell anemia. First, let's see what is sickle cell disease. Sickle cell diseases are hemoglobinopathy. Hemoglobinopathy characterized by qualitative defect of hemoglobin synthesis. There is a defect in hemoglobin synthesis. सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है? ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन या तो कम होता है या फिर डिफेक्टिव होता है. सो देयर इज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन नोन एज सिकल्ड हीमोग्लोबिन, HbS से डिनोट करते हैं, जिसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज, adult hemoglobin is HbA and fetal hemoglobin is HbF. So this is sickle hemoglobin. इसकी वजह से आरबीसी की शेप सिकल शेप्ड हो जाती है and it is produced due to the qualitative defect in hemoglobin production due to the mutation in the beta globin chain. तो सिकल सेल डिजीज़ में 3 तरह की डिजीज़ आती हैं, इसमें की है सिकल सेल एनीमिया जो कि होमोजाइगस स्टेट होती है, जिसमें HbS दोनों एलील जो है वो डिफेक्टिव होती हैं. और सिकल सेल ट्रेट में ओनली वन जीन इज डिफेक्टिव एंड वन इज नॉर्मल, HbS, HbA. दिस इज सिकल सेल ट्रेट एंड अदर इज द कंपाउंड और हेट्रोजाइगस स्टेट. सो लेट्स सी सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया क्या है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इट इज़ द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विद एक्स्ट्रावेस्कुलर hemolysis. It's the autosomal recessive disorder manifest early in the life. होमोजाइगस स्टेट होती है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं. HbS दोनों ही जीन जो है म्यूटेटेड होते हैं. एंड ये उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि HbS जो है वो फैल्सिपारम मलेरिया के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इसकी इटियोपैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दैट इज सिकल हीमोग्लोबिन, ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है? इट ड्यू टू द मिस सेंस पॉइंट म्यूटेशन in the there is a substitution of glutamic acid by valine in the 6th position of beta globin chain. glutamic acid को कौन रिप्लेस कर लेता है? valine in the 6th position of beta globin chain. See the diagram. Here it is the glutamic acid and it is replaced by the valine, HbA, and it converted into HbS. And HbS is the responsible for the disease की जो भी फीचर्स आते हैं उनके लिए. सिकल सेल ये तो हम देख चुके हैं. सिकल सेल ट्रेट में जो है वो एक बीटा चेन एबनॉर्मल होती है, एक नॉर्मल होती है, और ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर लेता है वैलिन से 6 पोजीशन पे. किसमें? सिकल सेल डिजीज एनीमिया में. मोलिकुलर बेसिस अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की टेंशन कम होती है या फिर जब डीऑक्सीजनेशन की स्टेट होती है तो जो HbS के मोलिक्यूल हैं वे एग्रीगेट बनाना चालू कर देते हैं. ऐसे एग्रीगेट करते हैं किसके अंदर? आरबीसी के अंदर. आरबीसी नॉर्मल आरबीसी के अंदर ऐसे एग्रीगेट बनाना शुरू कर देते हैं तो और पॉलीमराइज कर लेते हैं. अगर ये डीऑक्सीजनेशन कंटिन्यू रहे तो ये एग्रीगेटेड जो भी HbS मॉलिक्यूल हैं ये निडल लाइक फाइबर्स बना लेते हैं जिनको हम टेक्टोइड्स बोलते हैं. और ये इवन आरबीसी के डायमीटर के बियॉन्ड ग्रो करते चले जाते हैं, इससे बाहर तक ग्रो कर सकते हैं. इस वजह से आरबीसी के शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं. इस वजह से वो शेप फिर बाद में जाके सिकल शेप हो जाती है. ऐसे दिस टेक्टोइड्स ग्रो इन द लेंथ बियॉन्ड द डायमीटर ऑफ आरबीसी एंड डिस्टॉर्ट द आरबीसी शेप. उसकी वजह से आरबीसी बिकम इलोंगेटेड एंड अज्यूम ए शेप लाइक अ सिकल शेप हो जाती है, क्रिसेंट मून शेप और से होली लीफ और बोट शेप. और इसकी वजह से क्या होता है? स्टेसिस होता है, वेस्कुलर ओक्लूजन होता है. जिस स्पीड से आरबीसी स्प्लीन के साइनोसॉइड्स में से पास करती है वो स्पीड कम हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टेसिस. स्लोली वो फ्लो करता है ब्लड और मोर चांसेस ऑफ वेस्कुलर ओक्लूजन. व्हेन ऑक्सीजन टेंशन रिटर्न्स नॉर्मल तो सिकल जो रेड सेल्स हैं वे नॉर्मल शेप में चले जाते हैं अनटिल इरिवर्सिबल सिकलिंग नहीं हुई हो. और रिकरेंट सिकलिंग अगर बार बार सिकलिंग होती रही तो उसकी वजह से आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी और उसको इरिवर्सिबल सिकलिंग बोलते हैं. इरिवर्सिबली सिकल्ड हो जाते हैं वो सेल. फिर वो अगर ऑक्सीजन का लेवल हम बढ़ा भी दें तभी भी वो नॉर्मल रेड सेल्स की शेप में नहीं आते हैं. इसके लिए इसका फ्लो चार्ट देखो कि HbA से पहले HbS म्यूटेशन की वजह से हुआ. ये पहले सोल्यूशन की फॉर्म में रहते हैं HbS जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर डीऑक्सीजनेशन हुआ तो ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं अक्यूमुलेट हो के, और फिर या तो वो होली लीफ शेप बन जाते हैं. और अगर कंटिन्यू डीऑक्सीजनेशन होता रहता है आरबीसी जो है वो सिकल शेप ले लेता है और फिर इरिवर्सिबल सिकलिंग हो जाती है और वो हीमोलाइसिस कर सकती है. किस वजह से? वेस्कुलर ओक्लूजन की वजह से या फिर स्टेसिस की वजह से, एंड वेस्कुलर ओक्लूजन हो सकता है. उसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सिकलिंग. द टेबल 10.10 दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सिकलिंग. सो हम पहले देखते हैं कौन से फैक्टर्स जो है वो सिकलिंग को प्रिवेंट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA एंड फीटल हीमोग्लोबिन उससे भी ज़्यादा सिकलिंग को प्रिवेंट करता है. उसके अलावा डिक्रीज MCHC
मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इट ऑल्सो डिक्रीजेज सिकलिंग। उसके अलावा कौन कौन इंक्रीज करता है? अगर स्लो ब्लड फ्लो हो रहा है, एक तो सिकलिंग की वजह से ऑलरेडी वो ब्लड के फ्लो को कम कर देता है, और अगर वैसे भी ब्लड फ्लो कम हो तो वो और भी ज़्यादा फेवर करेगा सिकलिंग को। सी टाइप हीमोग्लोबिन और इंक्रीज MCHC, अगर पीएच ज़्यादा हो, टेम्परेचर पीएच कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो और इन्फेक्शन की कंडीशन हो, तब वो भी ये कंडीशन भी सिकलिंग को फेवर करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ रेड सेल डैमेज। फर्स्ट पॉइंट इज HbS पॉलीमराइजेशन। जो सिकल्ड हीमोग्लोबिन की जो पॉलीमराइजेशन होती है वो पॉलीमराइज होते होते आरबीसी की मेम्ब्रेन के बियॉन्ड चली जाती है, तो इस वजह से रेड सेल का डैमेज होता है, रेड सेल की हीमोलाइसिस हो सकती है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से, अगर रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं सिकलिंग के, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज डिहाइड्रेशन, और आरबीसी जो है वो मोर रिजिड हो जाएगी, नॉन डिफॉर्मेबल हो जाएगी, फिर वो स्प्लीन में से पास करने में उसको परेशानी होगी, और वहाँ पे उसका जो है वो मैक्रोफेज उसको एंगल्फ कर लेंगे, एंड दैट विल लीड टू हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ irreversibly सिकल्ड सेल, द डिग्री ऑफ हीमोलाइसिस कोरिलेट विद द परसेंटेज ऑफ irreversible सिकल सेल। जितने ज़्यादा irreversible सिकल सेल हैं उतनी ज़्यादा हीमोलाइसिस होगी, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो भी गया तभी भी वो वापस नॉर्मल आरबीसी की शेप में नहीं जाएंगे, तो ये भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा इम्पेयर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस है आरबीसी के मेम्ब्रेन में, उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, वाटर का भी इफ्लक्स होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, मोर डिहाइड्रेशन होगा ना, वाटर आउटसाइड जा रहा है, वो और भी ज़्यादा फेवर करेगा सिकलिंग को। So these are some points that are responsible for red cell membrane damage. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए उनको देख लेते हैं। ड्यूरिंग लो ऑक्सीजन टेंशन और डीऑक्सीजनेशन आरबीसी जो है वो सिकल शेप अज्यूम कर लेती है, और उसकी वजह से वेस्कुलर ओक्लूजन होता है। आरबीसी इन सिकल सेल एनीमिया है शॉर्टर लाइफ स्पैन। हीमोलाइटिक एनीमिया में सारे के सारे हीमोलाइटिक एनीमिया में ऐसा ही होता है, आरबीसी 120 डेज के लाइफ स्पैन को कंप्लीट करती नहीं है, उससे पहले ही उसका हीमोलाइसिस हो जाता है। अगर सिकल सेल एनीमिया में HbF है पेशेंट के अंदर तो वो सिकलिंग को प्रिवेंट करता है, ये हमें पता है। उसके अलावा कार्डिनल क्लिनिकल फीचर्स जो कि हीमोलाइटिक एनीमिया में होते हैं, रिकरेंट पेनफुल एपिसोड्स, इन्फेक्शन, क्रोनिक ऑर्गन डैमेज। मोस्ट सीरियस क्लिनिकल फीचर ऑफ सिकल सेल एनीमिया आर ड्यू टू माइक्रोवेस्कुलर ओक्लूजन। उसके बाद है पैथोजेनेसिस ऑफ माइक्रोवेस्कुलर ओक्लूजन। वेसल्स की ओक्लूजन कैसे होती है? मोस्ट सीरियस क्लिनिकल फीचर्स जो भी सिकल सेल एनीमिया में आते हैं वो ओक्लूजन की वजह से आते हैं वेसल्स की। सबसे पहले है इसमें डिफॉर्मेबिलिटी। सिकल सेल जो है वो रिजिड है, वो एग्रीगेट करते हैं, और एग्रीगेट करते क्या कर लेते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। उसके अलावा जो आरबीसी का मूवमेंट है वो स्लो होता है वेस्कुलर बेड में से, वो भी उसको और एनहेंस करता है ओक्लूजन को। उसके अलावा जो सिकल्ड HbS है, मतलब सिकल्ड हीमोग्लोबिन है, जो HbS है, इस पर एडहेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो HbA के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। एडहेशन मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे तो वो उतना एग्रीगेट करने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे, तो एडहेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो ये एबनॉर्मली स्टिक करता है एंडोथेलियम से, इस वजह से वेस्कुलर ओक्लूजन ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वेसोडाइलेशन कराता है, और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रहेगा तो ये एक तो ऑलरेडी ये एग्रीगेट कर रहे हैं और ऊपर से नाइट्रिक ऑक्साइड को इनएक्टिवेट कर रहे हैं, तो वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी, और ये खुद भी एग्रीगेट कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सो इट नैरोज द वेसल एंड माइक्रोवेस्कुलर स्टेसिस और सिकलिंग होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये इनएक्टिवेट कर देते हैं सिकल्ड हीमोग्लोबिन। उसके बाद है इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है। एक्चुअली जो बेबीज़ होते हैं उनमें 6 मंथ तक कोई सिम्टम नहीं आते हैं, क्योंकि बेबीज़ में 6 मंथ तक फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है, और जो कि इनहिबिट करता है सिकलिंग को, दैट्स वाई। सो प्रोटेक्टिव रोल है 6 मंथ तक HbF का। सिम्टम्स जो है वो 6 मंथ्स के बाद आते हैं, जब HbF जो है वो डिसअपियर होता है और HbA डेवलप होना शुरू हो जाता है बेबीज़ में। उसके बाद इन्फेंट और चिल्ड्रन है वे एक्यूट प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, सीवियर इन्फेक्शन, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्प्लीनिक सीक्वेस्ट्रेशन एंड स्ट्रोक के साथ में। क्रोनिक हाइपोक्सिया एज इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अडल्ट्स जो है वो किस चीज़ के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, क्रोनिक ऑर्गन डैमेज के साथ। So let's see the various effect of vascular occlusion and hemolysis in sickle cell. इफेक्ट्स ऑफ वेस्कुलर ओक्लूजन में क्या क्या होते हैं? वेसल की ओक्लूजन की वजह से क्या क्या हो सकता है? स्ट्रोक,
रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ओटोस्प्लीनेक्टमी, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, स्प्लीन नहीं रहेगी तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे, रीनल इन्फार्क्ट, पेपिलरी नेक्रोसिस ऑफ किडनी, एसेप्टिक बोन नेक्रोसिस, द हेड ऑफ फीमर, ओस्टियोमाइलाइटिस, लेग अल्सर, डक्टाइलाइटिस। और क्रोनिक हीमोलाइसिस की वजह से क्या हो सकता है? कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, जॉन्डिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, पिगमेंट गोल्डस्टोन्स। ये तो नॉर्मल जो हमने पहले भी देखे थे हीमोलाइसिस के जो फीचर्स होते हैं ये तो वही है। उसके अलावा कौन कौन सी क्राइसिस इसमें हो सकती है? सिकलिंग क्राइसिस, हीमोलाइटिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है? लाइफ लॉन्ग हीमोलाइसिस जब होती रहती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल्स ज़्यादा होता है जो कि अल्टीमेटली इंक्रीज करता है बिलीरुबिन गोल्डस्टोन्स के लेवल को और कोलिसिस्टाइटिस को। सो कोलिलिथियासिस एंड कोलिसिस्टाइटिस इट अकर्स इन क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया। उसके अलावा यहाँ पे हमने क्राइसिस देखी थी। सो क्राइसिस को देखते हैं। सबसे पहले इसमें 4 क्राइसिस हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। सिकलिंग क्राइसिस, हीमोलाइटिक क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस एंड सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। फर्स्ट इज द सिकलिंग क्राइसिस। सो द फर्स्ट इज द सिकलिंग क्राइसिस। वेसो ओक्लूसिव होती है, पेनफुल और इन्फेक्टिव क्राइसिस इसको बोलते हैं। इज द मोस्ट कॉमन। इसमें हाइपोक्सिक इंजरी और इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से? ओक्लूजन की वजह से। सिकल्ड रेड सेल जो है वो माइक्रो वेसल्स को ओक्लूड कर देते हैं और उसकी वजह से हाइपोक्सिक इंजरी होती है और इन्फेक्शन हो सकता है। बोन्स में क्या दिखेगा? बोन्स में क्या सिम्टम आएंगे? हैंड फुट सिंड्रोम आएंगे ओक्लूजन की वजह से। डक्टाइलाइटिस होगा बोन में, हैंड और फीट में, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं। लंग में क्या सिम्टम आएगा? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, इट इज़ वेरी डेंजरस। स्प्लीन में क्या सिम्टम दिखेगा? एक्यूट एब्डोमिनल पेन, किस वजह से? ड्यू टू इन्फार्क्ट्स ऑफ एब्डोमिनल विसरा कोज्ड बाय ओक्लूजन ऑफ वेसल्स के ओक्लूजन की वजह से है ना ये तो। सो उसकी वजह से एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा। रिकरेंट स्प्लीनिक इन्फेक्शन, उसकी वजह से ओटोस्प्लीनेक्टमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज इन्फेक्शंस। तो ओटोस्प्लीनेक्टमी हो सकती है। उसके अलावा है हीमोलाइटिक क्राइसिस। ये रेयर टाइप होती है हीमोलाइटिक क्राइसिस। मेनली कौन सी होती है? वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस। फर्स्ट वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस। हीमोलाइटिक क्राइसिस इज रेयर टाइप बट इट इज़ प्रेजेंट समटाइम्स। उसके अलावा एप्लास्टिक क्राइसिस, ये कब होती है? अगर एसोसिएटिव पारोवायरस B19 का इन्फेक्शन है पेशेंट को तो ये एप्लास्टिक क्राइसिस होती है। इसमें क्या होता है? रेटिकुलोसाइटोपिनिया। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, ये चिल्ड्रन में होती है यूजुअली। इसमें क्या होता है? स्प्लीन में ट्रैपिंग हो जाती है ब्लड की और रैपिड एनलार्जमेंट हो जाती है उस ऑर्गन की जहाँ पे भी वो ट्रैप होता है, यानी कि स्प्लीन की होती है मेनली तो। और हीमेटोक्रिट कम हो जाता है, उसकी वजह से ही हाइपोवोलुमिक शॉक होता है। तो हमें यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गन की एनलार्जमेंट होती है इसमें, हीमेटोक्रिट जो है वो कम हो जाता है और हाइपोवोलुमिक शॉक। और ये होता किसमें है? चिल्ड्रन में। उसके अलावा और भी क्राइसिस होती हैं जो कि रेयरली होती हैं, जैसे कि हाइपोप्लास्टिक क्राइसिस है एक तो, और उसके अलावा मेगालोब्लास्टिक क्राइसिस जो कि अगर एडिशनली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से होता है। उसके अलावा हमें और कौन कौन से फीचर्स दिखते हैं? इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस। ये क्यों होता है? ओटोस्प्लीनेक्टमी की वजह से भी हो सकता है। कॉमन इन्फेक्शन जो कि जैसे कि न्यूमोनिया, न्यूमोकोकस की वजह से, या फिर मेनिंजाइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ओस्टियोमाइलाइटिस ड्यू टू सैल्मोनेला, और इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। कॉजेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस, ये इन्फेक्शंस ज़्यादा क्यों होते हैं? इसका मेन रीज़न एक तो यही है, हाइपोफंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के कम फंक्शन की वजह से ही होता है इन चिल्ड्रन ड्यू टू कंजेशन की वजह से, पुअर ब्लड फ्लो की वजह से। और अडल्ट्स में किस वजह से होता है? मल्टीपल इन्फार्क्ट की वजह से और ओटोस्प्लीनेक्टमी की वजह से। सो उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है इसका डिफेक्ट होता है, इम्पेयर्ड ऑप्सोनाइजेशन होता है। इन सब की वजह से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो क्रोनिक ऑर्गन डैमेज, काफ़ी सारे ऑर्गन सिकल सेल एनीमिया की वजह से डैमेज होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, बोन, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, स्किन। स्प्लीन में हमने देखा था ओटोस्प्लीनेक्टमी हो रहा था, बोन में हमने देखा था एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रही थी फीमर के हेड की। उसके अलावा किडनी में पेपिलरी नेक्रोसिस हो रही थी, हार्ट में भी हो रहा था कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लंग में क्या था? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो रहा था, ब्रेन में स्ट्रोक हो रहा था। उसके अलावा स्किन भी अफेक्ट होती है। स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली दिखती है। और आफ्टर 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज, ये स्प्लीनोमेगैली कब तक दिखती है? 6 मंथ तक, आफ्टर 6 मंथ ऑफ लाइफ चिल्ड्रन में। और 5 से 6 साल के बाद क्या होता है? स्प्लीन की फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है और उसका साइज़ कम हो जाता है,
ड्यू टू मल्टीपल इन्फार्क्ट, सो ग्रेजुअल लॉस ऑफ स्प्लीन फंक्शन एंड दैट विल लीड टू ऑटोस्प्लीनेक्टमी, वही होता है। बोन में ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। एक्सट्रीमिटीज स्किन पे क्या होता है, स्किन के अल्सर्स हो जाते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे। नेक्स्ट है लैब फाइंडिंग्स इन सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिफेरल ब्लड में हमें क्या दिखेगा। हीमोग्लोबिन कम, हिमेटोक्रिट कम, ESR भी कम, सो HB reduced, hematocrit is reduced, ESR is reduced, रेटिकुलोसाइट के जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। पेरिफेरल स्मीयर में हमें क्या दिखेगा, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक भी दिख सकता है, उसके अलावा माइल्डली हाइपोक्रोमिक भी दिख सकता है RBC, और मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ऑफ एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस, डिफरेंट शेप के जो है वो RBC हमें दिखेंगे, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। देखिए ये होली लीफ लाइक सिकल शेप्ड डिफरेंट शेप के जो RBC हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सी है, सिकल सेल, जो कि ये है सिकल सेल, लॉन्ग कर्ड विद पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग कर्ड विद पॉइंटेड एंड्स। ऑल्सो हमें टारगेट सेल भी इसमें दिख सकते हैं ड्यू टू रेड सेल डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि हमें टारगेट सेल क्यों दिखते हैं, ड्यू टू रेड सेल डिहाइड्रेशन। ओवेलोसाइट भी हमें इसमें दिख सकते हैं, इसमें नहीं है लेकिन ओवेलोसाइट भी हमें दिख सकते हैं। WBC माइल्डली इंक्रीज, प्लेटलेट माइल्डली इंक्रीज। मेन तो हमें RBC के फीचर्स पे फोकस करना है। उसके अलावा बोन मैरो फाइंडिंग, बोन मैरो जो है वो हाइपर सेलुलर बोन मैरो होगा, नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि बोन मैरो में हमें क्या दिखेगा, नॉर्मोब्लास्टिक इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया में दिखेगा। एक मैरो का जो स्पेस है वो एक्सपेंड कर जाएगा एंड इट कॉजेज रिजॉर्प्शन ऑफ बोन एंड सेकेंडरी न्यू बोन फॉर्मेशन। मैरो फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर सेलुलर बोन मैरो दिखेगा, उसके अलावा इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया विद रिजॉर्प्शन ऑफ बोन एंड सेकेंडरी न्यू बोन फॉर्मेशन। नॉर्मल माइलोपोइसिस, नॉर्मल मेगाकैरियोपोइसिस, आयरन स्टोर्स आर इंक्रीज्ड। आयरन स्टोर्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू हीमोलाइसिस, उसकी वजह से आयरन, हीमोग्लोबिन में से आयरन रिलीज हो रहा है, फ्री आयरन ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो आयरन स्टोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। नाउ सीरम फाइंडिंग, सीरम में हमें क्या दिखेगा, सीरम में हमें क्या क्या देखना है, एक तो बिलीरुबिन, आयरन, हेप्टोग्लोबिन और यूरिन यूरोबिलिनोजन। बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि हीमोलाइसिस हो रही है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन निकल रहा है, उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है और वो उसकी वजह से क्या होगा, पिगमेंट कोलस्टोन्स हो जाएंगे। सो बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा है। अब हीमोलाइसिस की वजह से आयरन का, फ्री आयरन जो है वो सीरम में ज़्यादा होगा, तो रेज्ड सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन और ट्रांसफेरिटिन सेचुरेशन। हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम, क्योंकि जब भी हीमोलाइसिस होती है तो जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उस वजह से सीरम में हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है उस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। सो हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा है। उसके अलावा यूरिन में यूरोबिलिनोजन इंक्रीज, हीमोलाइसिस की वजह से वो फिर वो यूरिन में पास करेगा यूरोबिलिनोजन। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसमें क्या क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले हम इसमें सिकलिंग टेस्ट, हालांकि आजकल नहीं होता है पर वी नीड टू नो। सिकलिंग टेस्ट में हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिकलिंग इंड्यूस करते हैं बाय एडिंग, कि हमने ब्लड लिया, हमने ब्लड सैंपल में एक ऐसा सब्सटेंस डाला जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि डीऑक्सीजनेशन की कंडीशन को वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा और सिकलिंग को इंड्यूस करेगा। तो अगर सेल सिकल्ड हो गए हैं तो मीन्स पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है। तो इसमें सिकलिंग को इंड्यूस करते हैं बाय एडिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एजेंट, दैट इज़ 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सोडियम डाइथायोनाइट। ब्लड सैंपल में हम इसको ऐड करते हैं और उसकी वजह से सिकलिंग इंड्यूस हो जाती है। रेड सेल विद HBS शोज सिकल्ड एंड होली लीफ अपीयरेंस। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है सिकल सेल एनीमिया का। अगर होली लीफ शेप दिख रहे हैं या फिर सिकल शेप हमें RBC दिख रहे हैं तो मतलब पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है। उसके अलावा सोल्युबिलिटी टेस्ट होता है या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। HBS जो है वो स्लो मूविंग होता है कंपैरेटिवली टू HbA एंड HbF। तो अगर हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे देखेंगे तो HBS हमें काफ़ी पीछे मिलेगा और HbA आगे होगा, HbF भी आगे होगा, HBS पीछे होगा क्योंकि ये स्लो मूविंग है। पे HbA या पे HbF। एस्टिमेशन ऑफ HbF का लेवल हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर HbF का लेवल ज़्यादा है तो वो भी इंडिकेट करता है। HPLC कंफर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
सिकल सेल एनीमिया की प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें फीटल डीएनए की जो है उसकी एनालिसिस करनी होगी। और फीटल डीएनए को हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू या फिर कोरियोनिक विलाई की बायोप्सी के थ्रू। और फिर हम डिटेक्ट करेंगे पॉइंट म्यूटेशन की, वो पॉइंट म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वो जो वेलिन आ गया था बीटा ग्लोबिन चेन में, अगर वो म्यूटेशन हुई है तो मीन्स जो है वो प्रीनेटली हम डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को कि उसको सिकल सेल एनीमिया होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया। थैंक यू।